सोनपुर गांव के सभी लोग जादुई कद्दू की जय हो, जादुई कद्दू की जय हो बोल रहे थे और साथ ही साथ रामस्वरूप की भी जय हो बोल रहे थे। और एक नाटा आदमी ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। जादुई कद्दू, हम किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करें समझ नहीं आ रहा, लेकिन तुमने जो हम लोगों के लिए और इस गांव के लिए किया है वो तो शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। बस करो भाइयों, तुम मुझे इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो राम स्वरूप का धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो इतने अच्छे दिल का मालिक ना होता तो मैं भी यहाँ ना होता। राम स्वरूप तो है ही ऐसा, बचपन से देखता हुआ आ रहा हूं। ये हमेशा हर किसी के दुख दर्द में खड़ा रहता है। सच कहा तुमने जादुई कद्दू, असली धन्यवाद तो राम स्वरूप को देना चाहिए। नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो गलत हो जाएगा। धन्यवाद किस बात का? आप लोग मेरे अपने हैं, ये गांव मेरा अपना है। ये तो किस्मत की बात है कि जादुई कद्दू मुझे मिल गया और हमारा गांव आज खुशहाल गांव बन गया। रामस्वरूप जाकर कद्दू को गले लगा लेता है और नाटे आदमी को भी। और उसके बाद सारे गांव वालों से आज्ञा लेकर नाटा आदमी और जादुई कद्दू गायब हो जाते हैं। असली कहानी तो उस दिन शुरू हुई थी जब रामस्वरूप के पिता का देहांत हो गया था। वो अनाथ हो गया था। ले देकर पिता ने अगर कुछ छोड़ा था तो वो बस एक छोटा सा घर। वो खुद एक मजदूर थे, इसीलिए जमीन उनके पास थी ही नहीं। वो तो बस मुखिया के यहाँ पर काम करके किसी तरह रामस्वरूप को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। पिता के गुजरने के बाद एक पल को तो रामस्वरूप को समझ ही नहीं आया कि वो अपना जीवन अब कैसे बिताएगा। मुखिया के पास जब काम मांगने आया तो मुखिया ने कह दिया, भाई पहले आते, अब तो मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। यार मेरे क्यों परेशान हो रहा है? 2 रोटी तो खानी है। घर आजा, माँ से बोलता हूँ गरम गरम खिलाएगी। बात 2 रोटी की नहीं है मेरे भाई, मुझे कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। चाची मुझे आज खिला देंगी, कल खिला देंगी, लेकिन हमेशा नहीं खिला सकती। अच्छा चल, बाकी बाद में देखेंगे, पहले तू घर आ, कुछ खा ले, उसके बाद दिमाग चलाना। रामस्वरूप अपने दोस्त किशन के साथ उसके घर चला जाता है। अनाथ रामस्वरूप को देखकर किशन की माँ को उस पर बड़ी दया आ जाती है और वो उसे बिठाकर खाना खिलाती है। रामस्वरूप छोटा भी नहीं था, 18 साल का नौजवान था, सारी दुनियादारी समझता था। वो खाना खाकर वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन वो बड़ा पश्चाताप कर रहा था कि इस तरह खाना खाना अच्छी बात नहीं है। तभी एक दिन गांव के एक किसान ने उसे अपने खेत में काम करने के लिए बुलाया। देखो भाई, तुम्हें तो पता है इस गांव के आसपास से कोई नदी नहीं बहती, कोई नहर नहीं है। मेरे खेत में एक कुआं है, उससे तूने पानी निकालकर खेतों में डालना है। तो मेहनत का काम अब बता, करना है या नहीं करना? नहीं नहीं चाचा, मैं जरूर काम करूंगा, आप बेफिक्र रहें। कितनी भी मेहनत करनी पड़ी मैं जरूर करूंगा। रामस्वरूप उसके खेत में पहुंच जाता है। वो देखता है कि खेत बहुत बड़ा है। फिर वो दिमाग से काम लेता है और सारे खेतों को एक नाली से जोड़ देता है। कुएं से पानी भर भर के वो एक जगह पर छोड़ता है और नाली के द्वारा सारे खेतों में पानी जाने लगा। लेकिन इतना भी आसान नहीं था। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी आधे खेत में ही पानी पहुंचा था। मेहनत का काम तो है, लेकिन मैं इस काम को आज ही खत्म करूंगा। पूरी रात पानी निकालूंगा और खेतों में डालूंगा। क्या पता और किसान को ये काम अच्छा लगे और मुझे काम मिल जाए। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। रामस्वरूप अभी भी कुएं से पानी निकाल रहा था। उसके दोनों हाथ दर्द से टूट रहे थे कि तभी उसे लगा कि कोई कुएं में कूदा है। वो तैरना जानता था, इसीलिए उसने बगैर देर किए कुएं में छलांग लगा दी। काफी देर होने के बाद आखिर उसे एक नाटा सा आदमी मिल गया और वो उसे खींचकर ऊपर ले आया और उसका पेट दबाकर पानी बाहर निकाला। कौन हो भैया? यहाँ कहाँ से टपक पड़े? आत्महत्या करने के लिए तुम्हें यही कुआं मिला? थोड़ी देर बाद गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वो नाटा आदमी बोलता है, आत्महत्या नहीं कर रहा था, मैं तो यहाँ घूमने आया था कि अचानक से नीलगाय आ गई और मैं डर के मारे भागा। मुझे कुआं दिखाई नहीं दिया और मैं उसमें कूद गया। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी, रुको ये कपड़े बदल लो। रामस्वरूप उसे अपनी कमीज पहनने के लिए देता है और फिर आग जलाकर उसे बैठने के लिए कहता है। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भैया, पापी पेट के लिए इंतजाम करने में लगा हूँ। माँ बाप साथ छोड़कर जा चुके हैं, इस दुनिया में अकेला हूँ, इसलिए पेट भरने के लिए आज ही काम शुरू किया है। अब तुम ठीक हो? हाँ हाँ मेरे दोस्त, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है सुबह से काम में लगे हुए हो, कुछ खाया पिया है या नहीं? ये सुनकर रामस्वरूप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों से आंसू पोंछते हुए ना में गर्दन हिलाता है। अभी तो बताया, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। सुबह से पानी चला रहा हूँ, पैसे मिलेंगे तो कुछ खाऊंगा।
चिंता मत करो, मेरे पास एक चीज है। तभी वो हाथ घुमाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा जादुई कद्दू आ जाता है। ये तो एक कद्दू है। हमारे पास तो यहाँ बर्तन भी नहीं है और ना ही मसाले हैं। हम इसे कैसे बनाएंगे? तुम गलत समझ रहे हो, इसकी सब्जी नहीं बनानी है। ये मेरा प्यारा जादुई कद्दू है। मैं जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। क्या सच में ये काम करता है? मेरे और राम स्वरूप के लिए अच्छे खाने का बंदोबस्त करो। तभी जादुई कद्दू में से रोशनी निकलती है और वहां पर एक चटाई बिछ जाती है। उसके ऊपर सुंदर सुंदर बर्तन आ जाते हैं। फिर उन बर्तनों में स्वादिष्ट खाना आ जाता है। ये देखकर रामस्वरूप हैरानी से कभी नाट्य आदमी को तो कभी जादुई कद्दू को देख रहा था। सोच क्या रहे हो? चलो खाना शुरू करो। रामस्वरूप को बहुत तेज भूख लगी थी। वो फटाफट खाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सारा खाना खा जाता है। बहुत ही लाजवाब खाना था। सच कहता हूँ, पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। मैंने कभी इतना स्वादिष्ट खाना ही नहीं खाया था। वो तुम्हारे चेहरे से दिखाई ही दे रहा है। चलो मेरे भाई, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। ठीक है मेरे भाई, खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। चलो मैं तुम्हें खेतों से बाहर छोड़कर आता हूँ, वरना फिर कोई नीलगाय आ जाएगी। रामस्वरूप उस आदमी को लेकर खेतों से बाहर आ जाता है और जैसे ही वो जाने लगता है वो रामस्वरूप को आवाज देकर रोक लेता है। तुम बहुत अच्छे हो राम स्वरूप। तुम्हें पता था मेरे पास जादुई कद्दू है। चाहते तो तुम मुझे मार भी सकते थे और ये जादुई कद्दू भी ले सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा न करके मेरी रक्षा के लिए तुम यहाँ तक आए हो। ये जादुई कद्दू पकड़ो। मेरे भाई, मैं एक मेहनत करने वाला आदमी का बच्चा हूँ और मेहनत करना जानता हूँ। तुम्हें मार कर और ये जादुई कद्दू लेकर मैं क्या करता, और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? इसे पकड़ो, ये 3 दिन तुम्हारे पास रहेगा। फिर आकर मैं अपनी अमानत ले जाऊंगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इस कद्दू से मांग लेना। रामस्वरूप के हाथ में कद्दू था और वो नाटा आदमी गायब हो जाता है। रामस्वरूप इधर उधर देखता है लेकिन उसे वो दिखाई नहीं देता। जादुई कद्दू, सुबह होने वाली है। मैंने चाचा से कहा था कि पूरा खेत पानी से भर दूंगा, पर हो नहीं पाया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो पीछे सारा खेत पानी से भरा हुआ है। ये देखकर रामस्वरूप खुश हो जाता है और जादुई कद्दू को लेकर घर आ जाता है। सुबह सुबह ही पड़ोस के घर से रोने की आवाज सुनकर रामस्वरूप वहां जाकर देखता है तो पड़ोस वाले ताऊजी कीचड़ में फिसलकर गिरे हुए थे और उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इसीलिए वो दर्द से चिल्लाकर रो रहे थे और घर वाले परेशान उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। अरे अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो वापस आता है और जादुई कद्दू से कहता है कि ताऊजी को ठीक कर दो, और ताऊजी एकदम से भले चंगे हो जाते हैं। सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं। सबको खुश हुआ देख रामस्वरूप भी खुश हो जाता है और घर आकर सो जाता है। सोनपुर गांव में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं था। शाम के समय अचानक से घर में लगी आग के चलते कई घरों में आग फैल जाती है। सब लोग हाहाकार कर रहे थे। कईयों के घर का सामान जल रहा था और कोई अपने आप को और घर वालों को बचाने में लगा था। शोर सुनकर रामस्वरूप की आंख खुल जाती है और वो कद्दू को लेकर वहां जाता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। जादुई कद्दू, सब कुछ सही कर दो। तभी अचानक से घरों के ऊपर पानी गिरने लगता है और आग शांत हो जाती है। सारे गांव वाले हैरानी से देख रहे थे और जो रामस्वरूप के पास खड़े थे उन्होंने सुन लिया था कि वो जादुई कद्दू से क्या कह रहा था। सब लोगों के घर का सामान वापस वैसे ही हो जाता है। देखो भाइयों देखो, ये तो राम स्वरूप ने किया है। देखो, उसके हाथ में जादुई कद्दू है। मैंने अपने कानों से सुना, इसने जादुई कद्दू से कहा। क्या ये आदमी सच कह रहा है राम स्वरूप? हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे हाथ में जादुई कद्दू है, ये सबकी मदद करता है। मुखिया उसके हाथ से कद्दू ले लेता है और कद्दू से कहता है, मेरे गांव के लोगों को अमीर बना दो। वो कई बार इस बात को बोलता है लेकिन कुछ नहीं होता। सब लोग हैरान थे। फिर सब लोग कहते हैं कि ये कद्दू जरूर रामस्वरूप की ही बात सुनता होगा। मुखिया कद्दू रामस्वरूप के हाथ में दे देता है। जादुई कद्दू, मेरे गांव के लोगों की मदद करो और उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर दो। गांव की सड़कों को पक्का कर दो। तभी सब देखते हैं कि उनके घर अच्छे अच्छे घरों में बदल गए हैं और गांव की सड़कें भी पक्की हो गई हैं। ये देखकर गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तभी एक औरत आती है। रामस्वरूप भैया, गांव में अस्पताल का भी इंतजाम कर दो। सभी लोग औरतों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। रामस्वरूप जादुई कद्दू से बोलता है और गांव के पास ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बन जाता है और उसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं। ये तो तुम्हारे हाथ बड़ी कमाल की चीज लगी है रामस्वरूप। हमेशा जिंदगी भर उसका इस्तेमाल अच्छे से करना। नहीं नहीं मुखिया जी, ये तो मुझे बस 3 दिन के लिए मिला है, जिसमें से एक दिन अब जाने वाला है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं गांव के लिए जो अच्छा होगा जादुई कद्दू से करवा लूंगा।
रामस्वरूप सारे गांव वालों के बारे में सोच सोचकर जो जो जरूरत की चीजें थी वो सब कर देता है, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं सोच पाता। और 3 दिन बीत जाते हैं, तभी वो नाटा आदमी आ जाता है। अपने लिए तुमने कुछ नहीं किया? वो तो मैं भूल ही गया। गांव वालों को बहुत जरूरत थी, उनकी ही चीजें पूरी की। जादुई कद्दू, ये रामस्वरूप तो बिल्कुल मासूम है। तुम इसके लिए एक अच्छा सा घर बनाओ, नौकर चाकर दो और धन इतना दो कि कभी खत्म ना हो। इस तरह रामस्वरूप की दरियादिली से सोनपुर की काया ही पलट गई और वो नाटा आदमी अपने साथ अपने जादुई कद्दू को लेकर चला जाता है। अब रामस्वरूप के साथ साथ सारे गांव वाले बहुत खुश थे।